हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में न्यायपालिका काफ़ी दिनों से चल रही है। न्यायपालिका पर चर्चा हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल में पढ़ा था, हाई कोर्ट को भी। अब एक दो दिन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रहा है, जिला न्यायालय या जिला अदालत। तो हम लोगों ने इन चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से काम किया है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ चीजें सीखी हैं। हम इन चीजों को तो कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने चीजों को सीखा था, है ना। बहुत बेहतर तरीके से चीजें सीख रहे थे। न्यायपालिका, देखो दरोगा में प्रश्न न्यायपालिका से बनते हैं। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ चीजें सीखी हैं। आज न्यायपालिका का आखिरी क्लास होगा, 15 से 20-25 मिनट की क्लास होगी। और न्यायपालिका समाज कुछ है नहीं ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और पूछा भी नहीं जाता, है ना। ठीक है, फिर हम लोग आगे जो कुछ चीजें छूटी हैं वो पढ़ लेंगे और पॉलिटी समाप्त। हम जब चाहें तब हो जाएगी, 2-4 क्लास में, चाहे 2-4 क्लास में समाप्त हो जाएगी पॉलिटी। पर हम चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें भी आप सीखते चलो, ताकि आपको फिर से दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। और विषय पढ़िए, है ना, बहुत अच्छे से। तो हम लोग आइए, हम लोग जिला अदालत पर चर्चा कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। तो जो जिला न्यायालय है या जिला अदालत है, एक ही बात है, जिला न्यायालय। कल इसी पर चर्चा हो रही थी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें सीखी थी। जो जिला न्यायालय के कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट पर चर्चा हुई थी। जिला न्यायालय में हमने लोगों ने क्या सीखा था कि जिला न्यायालय में थोड़ा सा हम फिगर बना लें और आपको टच कर दें क्या क्या सीखा था, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं बताने को और क्लास समाप्त हो जाएगी। जिला न्यायालय में हम लोगों ने सीखा था कि जिला न्यायालय में हमने कहा था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह ही दीवानी मामले और फौजदारी मामले आते हैं। दीवानी मामले और फौजदारी मामले, फौजदारी मामले, हमने इन बातों को बता दिया है, इन पहलुओं को समझा दिया है कि दीवानी मामले क्या हैं और फौजदारी क्या है। इन बातों को बताया है, चीजें क्लियर हैं। एक बार वो स्ट्रक्चर बना दें जो कल की क्लास में बनाया था। हमने कहा था कि जिला न्यायालय में भी न्यायाधीश होंगे, यहाँ भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश। भारत की जो न्यायपालिका है, इनमें न्यायाधीशों की अवधारणा दो प्रकार की है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। हमने कहा कि ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये मुख्य न्यायाधीश के दो अलग अलग नाम होते हैं। मुख्य न्यायाधीश जब दीवानी मामले सुने तो मुख्य न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश कहा जाता है। कल ये बात बताई थी, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश बताई थी ये बात। मुख्य न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश कहा जाता है कब? जब वह दीवानी मामले सुने। और अगली बात बताई थी कि फौजदारी मामले जब मुख्य न्यायाधीश सुनता है तो इसी को क्या कहा जाता है? सत्र न्यायाधीश। इसी को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जब वह फौजदारी मामले सुने, जब मुख्य न्यायाधीश फौजदारी मामले सुने तो इसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है। और हमने बताई थी आपको बात कि जिला न्यायाधीश की सहायता के लिए कुछ न्यायाधीश आते हैं, जिला न्यायाधीश की सहायता के लिए, जिन्हें अन्य न्यायाधीश कहा जाता है। जैसे जिला न्यायाधीश की सहायता के लिए व्यक्ति आता है अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश। बताई थी कल ये बातें, कल यहाँ पे बताई थी। एक बार हम यहाँ लिख दें, आपको दिखाई देगा। अपर जिला न्यायाधीश जगह है क्या यहाँ? ठीक है, इधर लिख दे रहे, यहां जगह है। अपर जिला न्यायाधीश, अपर
जिला न्यायाधीश। ठीक है, कल बताई थी वही बातें हैं। संयुक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश। और अगली बात बताई थी एक प्रकार का और न्यायाधीश होता है सहायक जिला न्यायाधीश। ठीक है, जिला न्यायाधीश की जगह ये अन्य न्यायाधीश जो जगह लेते इनके नाम ये थे। और सत्र न्यायाधीश की जगह जो न्यायाधीश आते हैं उन्हें भी कहते हैं अपर सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश। और प्रकार का जो एक पद होता है उसे कहते हैं संयुक्त सत्र न्यायाधीश, संयुक्त सत्र न्यायाधीश। और अगले प्रकार का जो पद होता है उसे कहते हैं सहायक सत्र न्यायाधीश। चीजें क्लियर हैं? इन पे परिचर्चा हुई थी। तो ऐसे हम लोगों ने कल फिगर पढ़े थे। और अगली बात क्या सीखी थी? हमने कहा था कि जिला न्यायालय में जब दीवानी और फौजदारी के विवाद बढ़ जाएं तो जिला स्तर पर, जिला स्तर के नीचे दो अधीनस्थ अदालतें होती हैं। जिला स्तर के नीचे दो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिसे कहते हैं दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय। और दूसरे प्रकार का न्यायालय बताया था फौजदारी न्यायालय। जिन लोगों ने कल का क्लास नहीं देखा देखिए, तभी ये बात समझ आएगी, क्योंकि कल ये बातें हम बता चुके हैं। दो प्रकार के ये जिला स्तर के नीचे की दो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं, दीवानी और फौजदारी। यहां दीवानी मामले आते हैं और यहां फौजदारी। दीवानी मामले आएंगे तो जिला न्यायाधीश वाले ये व्यक्ति सुनेंगे, जिनके नाम के साथ जिला लगा होगा वो व्यक्ति सभी दीवानी न्यायालय में बैठेंगे। और जिन न्यायाधीश के नाम के आगे सत्र लगा होगा वो सभी व्यक्ति कहां बैठेंगे? फौजदारी मामलों के लिए। ठीक है, यहां अगली एक और बात बताई थी कि दीवानी मामलों को भी दो, दीवानी न्यायालय को भी दो पार्ट में बांटा गया। एक अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और दूसरे टाइप का था मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय। फौजदारी न्यायालय को भी दो भागों में बांटा गया था। इसे बताया गया था मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। और दूसरे टाइप का फौजदारी न्यायालय था न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। यहां तक परिचर्चा हो चुकी थी, ऐसी कुछ बातें हमने की थी। अब यहां से ये कॉन्सेप्ट था कि हमारी जो जिला अदालत है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो ऐसे काम करती है। हमने अंतर भी बताया था कि दीवानी न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठता है वो न्यायाधीश तो कहेंगे, इन्हीं को जज कहते हैं, जज। कहा था हमने, बताई थी आपको बातें कि यहां जो न्यायाधीश बैठेंगे वो जिला, उन न्यायाधीशों के नाम के आगे जिला लगा होगा, है ना। कोई से प्रकार के जिला न्यायाधीश हो सकते हैं, संयुक्त जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश। लेकिन शर्त यह है कि जिला न्यायालय के नीचे की जो अदालतें हैं, यहां जिला न्यायाधीश तो बैठे होंगे लेकिन इन्हें जज के नाम से जानेंगे, जज, इन्हें जज कहेंगे। और हमने कहा था फौजदारी मामलों में जो न्यायाधीश बैठेगा उसे सत्र न्यायाधीश कहेंगे, कहा था सत्र न्यायाधीश कहेंगे। लेकिन अंतर यहां पे एक है, इस सत्र न्यायाधीश को दूसरे नाम से भी जाना जाएगा, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। अंतर पूछा जाता है कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है, तो हमने आपको बताया था जज कभी भी दंड देने का अधिकार नहीं है, जज किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं देता है। जिला अदालत की बात हो रही है। आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट का जज तो सजा दे देता है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर जज और मजिस्ट्रेट में, जज और मजिस्ट्रेट में अंतर पूछे तो समझ जाना जिला अदालत के नीचे के अदालत की बात हो रही है। जब जज और मजिस्ट्रेट में अंतर पूछे तो समझ लेना जिला अदालत के अधीनस्थ अदालतों की बात हो रही है,
ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले जज की बात नहीं है, ठीक है। वहां भी उन्हें भी जज बोलते हैं, उन्हें भी न्यायाधीश कहते हैं, उन्हें तो अधिकार है, उन्हें अधिकार है वो दंड दे सकें, पुनिशमेंट कर सकें किसी भी व्यक्ति को, सजा का प्रावधान है उन न्यायाधीशों के लिए कि वो सजा दें। तो आप कहोगे सर जी जज तो सजा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दे रहा था, यहां जज दे ही नहीं रहा है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि जज और मजिस्ट्रेट में अंतर, तो कौन से वाले जज की बात कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, जब जज और मजिस्ट्रेट का अंतर पूछे तो उसका कहने का तात्पर्य यही है कि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से नीचे की अदालतों में जो बैठे जज और मजिस्ट्रेट हैं उनमें अंतर बताइए, क्योंकि उसने भी समाधान पढ़ा होगा जो प्रश्न पूछता है। तो जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है? जज किसी भी मामले पर, जज को यह अधिकार नहीं है कि वह सजा दे, सजा देने का अधिकार जज को नहीं है, जबकि मजिस्ट्रेट सजा दे सकता है। मजिस्ट्रेट को दंड देने का अधिकार है, जज को दंड देने का अधिकार नहीं है। ये छोटा सा अंतर याद रखना जज और मजिस्ट्रेट में। मजिस्ट्रेट दंड देने का अधिकार होता है मजिस्ट्रेट को, और जज को दंड देने का अधिकार नहीं होता है जिला लेवल पर, है ना, जिला लेवल की निचली अदालतें हैं। ये अंतर है। मजिस्ट्रेट फौजदारी मामले सुनेगा, सीधी सी बात है, फौजदारी मामले वो होते हैं जिन पे सजा का प्रावधान हो, जिन पे सजा दी जाए, वही मामले फौजदारी हैं। तो जो फौजदारी मामले सुनाएगा तो सीधी सी बात है वो दंड देगा। इसलिए इसका एक और नाम होता है, यहां जो न्यायाधीश बैठे होते हैं इनका नाम सत्र न्यायाधीश तो होता ही है। कई प्रकार के सत्र न्यायाधीश होते हैं, संयुक्त सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश, कई प्रकार के सत्र न्यायाधीश होते हैं। और दूसरा नाम इन्हीं का यहां पे क्या हो जाता है? मजिस्ट्रेट। और अगला नाम क्या हो जाएगा? चूंकि इनको दंड देने का अधिकार है तो इन्हीं को दंडाधिकारी भी कहते हैं, दंडाधिकारी। तो कंफ्यूज नहीं होना, दंडाधिकारी कौन है? जो फौजदारी मामले सुने। दंडाधिकारी कौन है? जो फौजदारी मामले सुने, है ना, ये फौजदारी। मजिस्ट्रेट कौन है? जो फौजदारी मामले सुने। सत्र न्यायाधीश कौन है? जो फौजदारी मामले सुने। तो अलग अलग किताबों में ये सब नाम मिलेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हमने चीजें क्लियर कर दी हैं। और जिला न्यायाधीश का बस एक ही काम है, ये दीवानी मामले सुनता है, दीवानी मामले सुनता है। और सत्र न्यायाधीश फौजदारी। अंतर पता रखना, प्रश्न नहीं पूछता। अब सुनिए, यहां आइए, वापस आते हैं जिला न्यायाधीश के पास। इसको कुछ शक्तियां हैं, जिला न्यायाधीश को कुछ शक्तियां हैं, सुन लो। वैसे तो जिला अदालत को कोई अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुना दे। हां, जिला न्यायाधीश को एक शर्त पर यह अधिकार दिया गया कि तुम किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दे सकते हो। मृत्यु दंड की सजा देने का अधिकार जिला न्यायाधीश को है, लेकिन शर्त है ये तभी सजा दे पाएगा मृत्यु दंड की जब इसने हाई कोर्ट से परमिशन ली हो। हाई कोर्ट के परमिशन के बाद, हाई कोर्ट की सलाह के बाद ही किसी व्यक्ति को ये मृत्यु दंड दे सकता है। हाई कोर्ट की सलाह के बाद। प्रश्न पूछा जाता है, क्या जिला न्यायाधीश को किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने का अधिकार है? हां। कैसे देगा? हाई कोर्ट की सलाह पर। अगर कोई उत्तर प्रदेश के जिला न्यायाधीश है, उत्तर प्रदेश में जो जिला हैं इनमें जो जिला न्यायाधीश है, मान लो मैनपुरी है, इटावा है। अब मैनपुरी जिला के जो न्यायाधीश हैं किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सजा देना चाहें तो इन्हें मैनपुरी किस राज्य में आता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं और इन जिले के जो न्यायाधीश हैं वो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा देना चाहें तो उत्तर प्रदेश के ये सभी जिले के अपने हाई कोर्ट से परामर्श लेंगे, है ना। बिहार के कोई जिला देना चाहेगा तो बिहार के हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट से परामर्श लेते हैं और मृत्युदंड की सजा दे सकते हैं। ये अगली ये कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि फौजदारी मामलों में सबसे छोटी अदालत कौन सी होती है? फौजदारी, तो आपको बताना है न्यायिक दंड अधिकारी की अदालत। फौजदारी मामलों में सबसे छोटी अदालत न्यायिक दंडिक अधिकारी का न्यायालय होता है। ये न्यायालय का नाम है, न्यायिक दंडिक अधिकारी का न्यायालय। और इस न्यायालय को
किसी भी व्यक्ति को यह अधिकतम 3 वर्ष की सजा सुना सकता है। अधिकतम 3 वर्ष की सजा सुना सकता है, 3 वर्ष से अधिक नहीं। फौजदारी मामले में सबसे छोटा जो न्यायालय होता है न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, इस न्यायालय को यह अधिकार है कि यह अधिकतम 3 वर्ष की ही सजा किसी व्यक्ति को दे सकता है। 3 वर्ष से अधिक किसी व्यक्ति को यह सजा नहीं दे सकता। अगली बात सुनिए, जो दीवानी मामले हैं, दीवानी मामले में पूछा जाए सबसे छोटी अदालत कौन है तो बताना मुंसिफ न्यायालय। भाई दीवानी न्यायालय में सबसे छोटी, या पूछा जाए दीवानी मामलों में सबसे छोटी अदालत मुंसिफ न्यायालय, ठीक है। और फौजदारी मामलों में सबसे छोटी अदालत कौन है? न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। वैसे बनते नहीं है प्रश्न, पर अपनी नॉलेज के लिए जानते रहिए। हमने कहा जिला न्यायालय से प्रश्न बनेगा ही नहीं, कहां से बनेगा अभी बताएंगे। यहां ये कॉन्सेप्ट है, कभी पूछ दे उसके लिए हम तैयार हैं, अभी तक प्रश्न बना नहीं है। अब आप कहोगे सर जी हमने सीख लिया है कि फौजदारी मामले में जो सबसे छोटी अदालत है न्यायिक दंडाधिकारी की न्यायालय, इस न्यायालय को अधिकार है किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की सजा दे। तो इस अदालत को कितना अधिकार है या कितनी सजा दे सकता है? कोई अधिकार नहीं है। हमने बताया ना, ये मुंसिफ न्यायालय एक दीवानी न्यायालय है और दीवानी न्यायालय को अधिकार नहीं है कि सजा दे, क्योंकि दीवानी न्यायालय में दीवानी विवाद सुने जाते और दीवानी विवादों पर, दीवानी मामलों पर सजा का प्रावधान है ही नहीं। तो दीवानी मामलों पर कोई भी दीवानी न्यायालय हो वो सजा दे ही नहीं सकती, सजा का प्रावधान है ही नहीं। चाहे मुंसिफ न्यायालय हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे दीवानी न्यायालय हो, दीवानी मामलों पर ये न्यायालय है और न्यायालय के छोटे छोटे ये भाग हैं, छोटी छोटी न्यायालय हैं, ये कोई भी सजा किसी व्यक्ति को दे ही नहीं सकती। तो ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न ना तो एग्जामिनर पूछेगा, अगर पूछता भी है तो इसका जवाब नो होगा, देता ही नहीं है। दीवानी न्यायालय जितनी भी हैं ये सजा दे ही नहीं सकती, क्योंकि दीवानी का मतलब तो ये है जिन मामलों पर सजा ना दी जाए वो दीवानी है, फिर ये सजा कैसे देंगी? कॉमन सी बात है, इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके, तो आपने कल ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए 1-2 स्टेप, 1-2 पॉइंट छूटे थे हमने आज बता दिए हैं। पॉलिटी की न्यायपालिका की आज आखिरी क्लास है। आज आखिरी क्लास है और आखिरी क्लास में आपका काम हो जाएगा और बहुत बेहतर से हम लोगों ने न्यायपालिका को पढ़ा है। ठीक है, अब जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पे फोकस कर लें और कुछ 2-3 अनुच्छेद हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट, और उन्हीं अनुच्छेदों पर ध्यान देना है। अब सुनिए, अनुच्छेद लिख लेना। अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 233, एक अनुच्छेद पढ़ेंगे 234 और एक अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 235। 3 अनुच्छेद पढ़ेंगे और तीनों अनुच्छेदों में हमारा जो जिला न्यायालय है वो कंप्लीट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा कंप्लीट, जिला न्यायालय हमारा कंप्लीट हो जाएगा इन 3 अनुच्छेदों के साथ। ठीक है, तो अब आपको लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। अनुच्छेद 233 में क्या है? अनुच्छेद 233 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 233 कहता है कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला अदालत होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गठन की बात करता है अनुच्छेद 33। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गठन की बात करता है, कहता है प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला अदालत होगी। यह बात 233 कहता है। और क्या कहता है? और कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी होगी इसी अनुच्छेद के तहत। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो जिला अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति भी इसी अनुच्छेद के तहत होगी। ठीक है, ये वाले अनुच्छेद मिटा दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा?
उस राज्य का राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और कैसे नियुक्ति करेगा? हाई कोर्ट के परामर्श पर उस राज्य का राज्यपाल जिला अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर दोहरा देते हैं। अनुच्छेद 233 कहता है कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक भारत के जिले में एक जिला अदालत होगी तथा जिला अदालत में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करेगा। और ये राज्यपाल ऐसे नहीं करेगा, उस राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श लेने के बाद। मान लो ये मैनपुरी है ना, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, और जिला मैनपुरी में जिला अदालत है, और जिला अदालत मैनपुरी में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है। मैनपुरी जिला में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है। अब बताओ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? देखो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल। अर्थात ये मैनपुरी किस राज्य का है जिला? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश। उस राज्य का राज्यपाल, अर्थात जिस राज्य का वह जिला है उस जिले, उसी राज्य का। तो ये मैनपुरी किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। तो इसका राज्यपाल किसकी सिफारिश पर? हाई कोर्ट की सिफारिश पर। ठीक है, तो मैनपुरी जिला के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है। तो मैनपुरी जिला जिस राज्य में है उस राज्य के राज्यपाल, मैनपुरी जिला उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से परामर्श लेंगे और मैनपुरी जिला में एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होगा। यह बात कौन कहता है? 233। क्लियर है बात? जिला न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेगा उस राज्य के हाई कोर्ट के परामर्श के बाद। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, ओके सर जी। सर जी मुख्य न्यायाधीश तो समझ आ गई, अब जरा और बताओ। तो और कुछ नहीं है। अगला अनुच्छेद सुनिए, अनुच्छेद 233 समाप्त। 234 हमने कहा कि जिले में या किसी भी भारत की न्यायपालिका में दो प्रकार के न्यायाधीशों की सामान्यता अवधारणा है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पढ़ चुके हो, अन्य की पढ़िए। अनुच्छेद 234 कहता है कि जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों के नियुक्ति की बात करता है। जिला न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों के नियुक्ति की बात करता है। अन्य न्यायाधीशों के नियुक्ति की बात करता है। कहता है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 234 के तहत। बोले जिला न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? क्या राज्यपाल करेगा? क्या राष्ट्रपति करेगा? कैसे होगी? तो यहां ऐसे नहीं होगी। जिला न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति ना तो राष्ट्रपति करेगा ना राज्यपाल करेगा। तो कौन करेगा? कहा जिला का मुख्य न्यायाधीश? नहीं, कोई नहीं। जिले न्यायाधीश में जिला जो है, जिला और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला अदालत में, जिला न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कोई नहीं करता। तो कैसे होती है? इनकी नियुक्ति न्यायिक सेवा पर आधारित है। न्यायिक सेवा के आधार पर की जाती है। न्यायिक सेवा। सर जी ये न्यायिक सेवा क्या है? तो सुनो, न्यायिक सेवा का अर्थात इसका मतलब ये है, इनकी एक परीक्षा होती है PCSJ। इनकी नियुक्ति एक परीक्षा के आधार पर की जाती है। इनकी नियुक्ति कोई नहीं करेगा, न्यायिक सेवा के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है। और न्यायिक सेवा का मतलब है इनकी परीक्षा होती है PCSJ की परीक्षा। PCSJ का मतलब है PSCJ की, PCS नहीं PS, पब्लिक सर्विस जुडिशरी। एक पेपर होता है, अन्य न्यायाधीश किसी को बनना है तो एक पेपर होता है पब्लिक सर्विस जुडिशरी। ठीक है,
पब्लिक सर्विस जुडिशरी का पेपर होता है, इस पेपर के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और कोई नहीं, ये पेपर क्वालिफाई और अपने आप ही अन्य न्यायाधीश बन जाएंगे, कोई नियुक्ति नहीं करेगा इनकी। ठीक है, क्लियर है? पेपर होगा और इनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो अनुच्छेद 234 क्या कहता है कि जिला न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इनकी नियुक्ति न्यायिक सेवा के आधार पर की जाती है। परीक्षा होती है PSJ की, पब्लिक सर्विस जुडिशरी। परीक्षा को पास करने वाले व्यक्ति अन्य न्यायाधीश के पद को धारण करते हैं उस जिले में। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। अगला आखिरी अनुच्छेद पढ़ लो। इसमें आखिरी अनुच्छेद पढ़ना, ये अन्य लिखा है, अन्य। अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 235 कहता है कि जो जिला न्यायालय के अंतर्गत, जो जिला न्यायालय है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इस जिला न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय है, जो जिला न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, और अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालयों पर के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करना, कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा या उनके कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रतिबंध। तो जिला न्यायालय में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अर्थात जिला न्यायालय की जो छोटी छोटी अदालतें हैं, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, उनके जो कार्य हैं उन पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 235। पूछा जाता प्रश्न है कि जिला न्यायालय की जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर प्रतिबंध कौन लगाता है, उन्हें रोकता कौन है, उनकी शक्तियों को कम कौन करता है? तो अनुच्छेद 235। सर जी कैसे? अधीनस्थ न्यायालय पर प्रतिबंध क्यों लगाता है, उन्हें रोकते क्यों है? अनुच्छेद 235 ने रोकता क्यों है? देखो, रोकने का मतलब ये है, छोटी छोटी अदालतें हैं जैसे दीवानी न्यायालय है ना, ये दीवानी न्यायालय अभी पढ़ाई है, ये एक अधीनस्थ न्यायालय है। एक और पढ़ाई है हमने आपको फौजदारी, ये जिला अदालत की अधीनस्थ न्यायालय है। अब ये अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण क्यों लगाता है अनुच्छेद 235? इन न्यायालयों पर नियंत्रण लगाता है, इनके कार्यों पर। ये ज्यादा कार्य नहीं कर पाएंगे। बोले कैसे नियंत्रण लगाता है? मान लो कोई मामला यहां आया फौजदारी का, कोई मामला दीवानी का यहां आया, अब वो बड़ा विवाद है ना। मान लो दीवानी कोई मामला ऐसा आया मंदिर मस्जिद वाला, है ना, इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय लेवल के मामले और गलती से यहां उठा दिए गए। बड़े मामले जल्दी से जिला न्यायालय में आते नहीं है। मान लो किसी ने चैलेंज कर दिए जिला न्यायालय में, है ना, कोई बड़े हैं, राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं, नेशनल इशू हैं, और यहां उठा दिए गए दीवानी और फौजदारी न्यायालय में। चूंकि ये जिला अदालत की भागी हैं, जिला अदालत में दीवानी और फौजदारी मामलों में ये मामले उठाए गए जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। और ये मामले अगर यहां उठाए गए तो इन न्यायालयों का यह फर्ज है कि इन मामलों को ट्रांसफर कर दें, ये हाई कोर्ट को भेज दें या सुप्रीम कोर्ट को। ये खुद ना उन मामलों को खुद ना सुने, इनके कार्यों पर प्रतिबंध लगता है। भाई ये खुद ना सुनने लगे, क्योंकि छोटी छोटी अदालतें हैं। इनका तो गठन इसलिए हुआ कि जब जिला अदालत कंफ्यूजन में हो तो ये छोटी छोटी अदालतें उन मामलों को सुने, हेल्प करें। अब ऐसा नहीं, इनका गठन हो गया तो ये अपनी शक्तियां बढ़ा लें, कहें नहीं हम तो मंदिर मस्जिद का मामला सुलझाएंगे, हम भारत पाकिस्तान का मामला सुलझाने लगेंगे, हम राज्यों का मामला सुलझाएंगे। राज्यों की लड़ाई हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है, जिला अदालत को अधिकार नहीं है। यहां किसी ने मान लो जिला अदालत में अपील कर दी गलती से, तो जिला अदालत का क्या फर्ज है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले को भेज दे। तो ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध कौन लगाता है? अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 235 कहता है जिला न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 235। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़े। ठीक है, देखो इनके वेतन से प्रश्न नहीं बनता और इनका वेतन भी ज्यादा होता नहीं है। जैसे ऐसे को किसी के वेतन से प्रश्न नहीं बनता है। जैसे इनका वेतन है मुख्य रन को
1,10,000 से हर मंथली बढ़ता रहता, जब रिटायर नहीं होते 1,40,000 1,51,000 ऐसा वेतन हो जाता है। इनका वेतन निश्चित नहीं रहता, बढ़ता रहता है महंगाई के हिसाब से, इसलिए इनका वेतन नहीं पूछा। जैसे राष्ट्रपति का एक बार हो गया 5 लाख, है ना, तो राष्ट्रपति का 5 लाख हो गया तो मंथली 5 लाख ही मिलेगा जब तक बढ़ाया नहीं जाए। ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होगा कि 5 लाख इस महीने 5 लाख मिला, अगले महीने 5 लाख 1,000 मिल गया, फिर 5 लाख 2,000, ऐसा नहीं होगा। पुलिस में होता है, दरोगा में होता है ऐसा। अगर पुलिस की तनख्वाह है 28,000 तो 6 महीने बाद बढ़ जाएगी अपने आप, है ना। 6 महीने बाद 100, 200, 500 या 1,000 रुपए बढ़ेंगे, 28,000, 28,500, फिर 29,000, एक साल बाद 29,000, 30,000 मिलने लगेंगे, ऐसी बढ़ती रहती है। ऐसी जिला न्यायालय पर जो न्यायाधीश होते हैं इनकी मंथली या 2-3 महीने बाद सैलरी बढ़ती रहती है, तनख्वाह बढ़ती रहती है महंगाई के हिसाब से। इनका पेमेंट मंथली निश्चित नहीं होता, इसलिए जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों से प्रश्न वेतन से नहीं पूछा जाता, वेतन से प्रश्न पूछा ही नहीं जाता। इनकी मंथली बढ़ती रहती है पुलिस वालों की तरह। और जिसकी तनख्वाह, अब से कोई पूछे पुलिस वालों की तनख्वाह कितनी है, बता नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि नहीं बता पाओगे। एक नया ज्वाइन हुआ है रिक्रूट, या आज किसी ने ज्वाइनिंग की है, उसकी तनख्वाह अलग होगी। जो 1 साल से पुलिस की ही जॉब कर रहा है उसे पेमेंट अलग मिल रहा होगा, जो 10 साल से पुलिस में जॉब कर रहा है उसे अलग पेमेंट मिल रहा होगा। नौकरी एक ही है, तनख्वाह अलग अलग लोग पा रहे हैं, तो ऐसे वेतन अनिश्चित होते हैं और इनके वेतन भत्ते पूछे नहीं जाते हैं। क्लियर है ना बातें? तो वेतन भत्ते से नहीं। हाँ, योग्यता से प्रश्न बनता है। योग्यता से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो सुन लो, योग्यता सुन लो जल्दी से। और आखिरी बात बता रहे, आपकी न्यायपालिका समाप्त। क्लियर है? कभी प्रश्न पर पूछे तो बता देना योग्यता कि इनकी योग्यता क्या है। वो है भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई विदेशी जिला अदालत में बैठकर न्यायाधीश का पद नहीं धारण करेगा। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वह किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, वह किसी सरकारी सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वह किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, कार्यरत ना हो। मतलब इसका मतलब ये है सरकारी नौकरी ना करता हो, सीधी सी बात हो, लाभ का पद धारण ना करता हो। इस बात का मतलब क्या है? वह लाभ का पद धारण ना करता हो, परंतु ये बात लिखी नहीं गई, इनकी योग्यता में ये नहीं लिखा गया कि लाभ का पद ना धारण करता हो, घुमा के लिख दिया वह सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। और ये लाइन इसलिए याद रखनी है क्योंकि हर जगह आपने पढ़ा है लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, इसी बात को घुमा के पूछ दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसलिए वह सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, और ये वाली लाइन से प्रश्न बन चुका है। कौन सी योग्यता है? तो ये वाली योग्यता नहीं, यो है सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, ये योग्यता होनी चाहिए उसमें। ऐसा ना हो कि सरकारी नौकरी कर रहा हो। और अगला पॉइंट याद रखना, तीसरी बात, वह 7 वर्ष तक कम से कम वह 7 वर्ष किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता, वह 7 वर्ष कहीं भी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं भी किसी तहसील में, है ना, कचहरी में बैठते हुए लोग, कहीं भी 7 वर्ष तक कम से कम अधिवक्ता रहा हो। कहीं भी, किसी भी जगह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, पूछा जाए कहां अधिवक्ता रहा हो, कहीं भी, किसी भी जगह, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी जगह 7 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। और अगली शर्त सुनिए, अगली योग्यता वह है जो हाई कोर्ट सिफारिश कर दे। हाई कोर्ट के सिफारिश के आधार पर भी कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के सिफारिश के आधार पर भी कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश बन सकता है, जिला न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, क्लियर है बातें?
तो ये योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, वह कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो, वकील के रूप में कहीं भी भारत के किसी भी जगह, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में कहीं भी, यहाँ निश्चित नहीं है कि कहां पे वह वकील रहा हो, कहीं भी। और अगली है कि हाई कोर्ट सिफारिश के आधार पर वह जिला न्यायाधीश बन सकता है। हाई कोर्ट कह दे, सिफारिश कर दे, हाई कोर्ट कह दे, मान लो एक व्यक्ति राहुल है, हाई कोर्ट कह दे कि राहुल ये व्यक्ति है, इसे जिला न्यायाधीश बना दो, तो तुरंत हाई कोर्ट की सिफारिश के आधार पर एक व्यक्ति राहुल को जिला न्यायाधीश घोषित कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने यदि कह दिया कि ये व्यक्ति राहुल है तो राहुल को न्यायाधीश बना दिया जाएगा, फिर ये योग्यताएं नहीं देखी जाएंगी। हाई कोर्ट की सिफारिश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश घोषित किया जा सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके, लिख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, मिटा देते हैं। आज भी क्लास उतनी बड़ी होगी, सोच रहे थे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, आपकी न्यायपालिका समाप्त हो गई। जिला न्यायालय से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, है ना। कुछ और छोटी छोटी न्यायालय होती हैं, कुछ हम बता देते हैं, चीजें प्रश्न नहीं बनते, जैसे लोक अदालत, है ना। भारत में लोक अदालतें भी हैं, परिवार न्यायालय भी है भारत में, पंचायत न्यायालय भी है, लोक अदालतें हैं, परिवार न्यायालय हैं, पंचायत अदालतें हैं जहां पंचायतें होती हैं, लोक अदालतें हैं यहाँ पे फ्री में केस सुलझाए जाते हैं, है ना। कोई गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति के पास नहीं है कि वो क्या करे, अपना केस से संबंधित वो पेमेंट कर सके, है ना। केस में खर्चे आते हैं, वकील करे, फिर केस लड़े, बहुत सारा पेमेंट लगता है, तारीख पे जाए तो वहां पैसे लगते हैं। तो गरीब जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उनके लिए अदालतें बनाई गई, उन्हें कहा गया लोक अदालतें। लोक अदालतों के तहत नालसा डालसा अदालतों की राष्ट्रीय, है ना, जो नालसा अदालत है, डालसा अदालत है, इनकी नियुक्ति, ये अदालतें बनाई गई 1987 में। तो यहां से प्रश्न बनते नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बहुत डेप्थ की चीजें हैं और बहुत बड़े लेवल की चीजें हैं। हमने हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑलरेडी डेप्थ में पढ़ा दिया है। हाँ, हमें लगेगा कि कुछ और है, आपको बता देना चाहिए कभी, तो प्रैक्टिस सेट के जरिए उन कॉन्सेप्ट को कभी हम डिस्कस कर देंगे, इतना इनफ है यूपीएसआई के लिए। ठीक है, आपकी न्यायपालिका समाप्त होती है। अगला टॉपिक विधायन होगा, हमें उचित लगेगा शायद हम विधायन पढ़ा दें। विधायन का मतलब है विधेयक, कानून देश में कैसे बनाए जाते हैं। और फिर कैग पढ़ेंगे और कुछ निर्वाचन आयोग पढ़ लेंगे, जैसे निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, या आयोग पढ़ लेंगे। कुछ बचा नहीं है पॉलिटी में, आराम आराम से पढ़ लें। तब तक कोई संदेश आए ऑफलाइन क्लासेस से संबंधित, आपको मिले शायद कोई मैसेज जल्दी, तो फिर हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।